हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए केमिस्ट्री की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की केमिस्ट्री क्लास में हम ईंधन सेल को जो है ठीक से देखने वाले हैं। ईंधन सेल के पहले हम जो है सांद्रता सेल क्या होती है, कभी कभी इसकी डिफिनेशन पूछ ली जाती है, तो पहले सांद्रता सेल देखेंगे और फिर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर मान लीजिए आ जाता है तो आप ये ना कह पाए कि ये चीजें हमने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए सबसे पहले हम सांद्रता सेल की डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें विलयन की सांद्रता सेल की, तो देखो बच्चों सांद्रता सेल जो होता है, देखो सांद्रता नाम ही आपका सांद्रता है, मतलब कंसंट्रेशन पे ही सारी बात होगी। सांद्रता कैसी है अब आप जानते हैं, कोई भी सेल होता है दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि कोई भी एक कंप्लीट सेल जो होता है वो दो अर्ध सेलों से मिल करके जो है बना होता है। तो अब यहाँ पे भाई सांद्रता सेल कहा जा रहा है, तो इसका मतलब जो दोनों विलयन होंगे वे सेल जिनमें चालक बल समान विद्युत अपघट्ट के विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण होता है, सांद्रता सेल कहलाता है। यानी जो इसमें चालक बल कार्य करता है ये अलग अलग सांद्रता के कारण होता है। यानी जो सेल हमारा होता है तो भाई दो अर्ध सेल होते हैं, तो दोनों अर्ध सेल में जो हमारी विलयन जो विद्युत अपघट्ट घोला गया होता है उनकी सांद्रताएं अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि इस विलयन की सांद्रता 10% है और इस विलयन की सांद्रता 5% है, तो अब दोनों विलयनों की सांद्रताएं जब अलग अलग होती है तो इसमें जो है एक चालक बल कार्य करता है। भाई कम सांद्रता है अधिक सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भाई जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चूंकि सांद्रता के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक बल जो मिल रहा है हमें सांद्रता के अलग अलग सांद्रता होने के कारण मिल रहा है, तो इसीलिए इस सेल को सांद्रता सेल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हमने कहीं अलग से नहीं लिया है। वे सेल जिनमें चालक बल समान विद्युत अपघट्टों के, अब इनमें जो वैद्युत अपघट्ट बोला गया है दोनों वैद्युत अपघट्ट जो होंगे समान वैद्युत अपघट्ट होंगे, समान वैद्युत अपघट्ट होंगे। भाई जो दोनों विलयन हमारा होगा समान वैद्युत अपघट्ट होगा, बस केवल अंतर इतना रहेगा कि दोनों की सांद्रताएं अलग अलग होती है। भाई सांद्रता अलग होने के कारण इस सेल को हम जो है सांद्रता सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो सांद्रता सेल होती है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है विलयन सांद्रता सेल। अब ये विलयन सांद्रता सेल क्या होती है? देखो जो विलयन की सांद्रता सेल होती है इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो समान होते हैं, इनकी विलयनों की सांद्रताएं केवल अलग अलग होती है। भाई विलयन सांद्रता सेल यानी ऐसी सांद्रता सेल जिसमें इलेक्ट्रोड तो समान होते हैं लेकिन उसमें जो विलयन होता है उनकी सांद्रताएं अलग अलग होती है। इस प्रकार के अर्ध सेल को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पीटी है और पीटी पर ये H2 है और फिर HCl है और फिर डबल आबलेक फिर HCl और ये जो है पीटी ये H2 ही होगा। भाई ये और ये इलेक्ट्रोड दोनों समान होंगे, ये हमारा जो विलयन है इसकी सांद्रता जो है अलग अलग होगी। भाई इसकी सांद्रता C1 होगी और इसकी सांद्रता C2 होगी, इलेक्ट्रोड दोनों के समान होंगे, बस हमारा विलयन जो होगा उनकी सांद्रताएं अलग अलग होगी, तो उसे हम विलयन की सांद्रता सेल कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? और दूसरा हमारा जो होगा इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। देखो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल नाम ही है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, तो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में अगर हम बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा जैसे पीटी इधर H2 ले लिया जाए और जो विलयन हमारा होगा वो सेम होगा। भाई इसकी विलयनों की सांद्रताएं हमारी यहाँ पे जो अलग अलग थी अब की बार सेम हो जाएगा और ये हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा ये हमारा इलेक्ट्रोड ये P1 है तो ये हमारा P2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि इस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल मतलब जिसमें इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप के हो, इलेक्ट्रोड अलग हो और लेकिन जो विलयन हमारा होगा वो विलयन हमारा जो है से विलयन की सांद्रताएं समान होंगी, तो उसे हम जो है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहते हैं। और जब विलयन हमारा अलग अलग विलयन की सांद्रताएं अलग अलग हो और इलेक्ट्रोड हमारा सेम हो तो उसे हम विलयन सांद्रता सेल कहते हैं। तो ये तो थी बात सांद्रता सेल की, एग्जाम में अगर आता है तो इसको आप इतना लिख करके अपना जो है कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं। देखिए उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल सेल यहाँ सेल की बात हो रही है। भाई उत्क्रमणीय सेल आप जानते हैं जैसे उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है
वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं या दोनों दिशाओं में हो सकती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ बात अभिक्रिया की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही उत्क्रमणीय सेल की। तो यहाँ सेल में भी सेम उसी तरीके से है कि यदि किसी सेल का उस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल से के स्रोत से जुड़ने पर, यानी कोई मान लीजिए सेल है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा सेल है, तो हमारा सेल का जो विद्युत वाहक बल है हम किसी दूसरे सेल के साथ जोड़ रहे हैं, स्रोत से जोड़ने पर उस सेल की अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगे। भाई हम अधिक विद्युत वाहक वाले बल के स्रोत से अगर हम जोड़ रहे हैं अपना सेल, अब हमारा सेल जो है उस सेल की अपेक्षा विद्युत वाहक बल कम है और उस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो जिसका विद्युत वाहक बल अधिक होगा वो जो है भाई दूसरे वाले सेल का अधिक है, तो हमारे वाले सेल पर जो है वो विपरीत प्रभाव देता है, यानी विपरीत धारा प्रवाहित करता है, यानी अभिक्रिया के विपरीत हो रहा है, यानी धारा उधर को जाना चाहिए था लेकिन उसका विद्युत वाहक बल चूंकि अधिक है तो वो जो है अपोजिट जो है धारा प्रवाहित करता है। तो वही दिया है, जोड़ने पर उस सेल की अभिक्रिया विपरीत दिशा में होने लगे तो ऐसे सेल को उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और एक दूसरा सेल है। भाई एक सेल हमारे पास ये है और दूसरा सेल है, इसका जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल कम है, यानी हमारे वाले का कम है और इसका विद्युत वाहक बल अधिक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? भाई एक सेल का विद्युत वाहक बल कम है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है, तो ये हमारा सेल जो है जब इस सेल को हम दूसरे वाले सेल के साथ जोड़ते हैं तो भाई जिसका विद्युत वाहक बल अधिक होगा वो क्या करेगा, वो इसमें विपरीत धारा जो है प्रवाहित करेगा, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेगा। भाई धारा इधर आनी चाहिए जोड़ने पर, लेकिन धारा जो है इधर, चूंकि इसका विद्युत वाहक बल अधिक था तो धारा इधर प्रवाहित हो रहा है। भाई कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि वो दोनों धाराएं बराबर ना हो जाए तब तक जो है विपरीत धारा प्रवाहित होता है, जिसे हम जो है उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। यानी जब विपरीत धारा प्रवाहित हो तो इसे हम उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इस प्रकार के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन सा सेल ऐसा है, तो देखिए डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है एक प्रकार का उत्क्रमणीय सेल का आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा। दूसरा सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो भी आपका जो है उत्क्रमणीय सेल का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अब बात आती है अनुत्क्रमणीय सेल क्या होती है, तो भाई जाहिर सी बात है अगर विपरीत धारा प्रवाहित ना हो तो आपका अनुत्क्रमणीय सेल है। तो वह सेल जो उपरोक्त व्यवहार यानी जो ऊपर हमने प्रक्रियाएं बताएं अगर ये ना प्रदर्शित करें तो उन्हें अत्क्रमणीय सेल कहते हैं, अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। बात समझ में आए? भाई जो एक ही वह अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न हो जाती हैं, विपरीत अभिक्रिया नहीं होती, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो सेम इसी टाइप से यानी जिस सेल में विपरीत धारा प्रवाहित ना हो उसे हम अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जिंक तांबे को इलेक्ट्रोड को, एक जिंक का है और दूसरा तांबा है, दोनों के इलेक्ट्रोड को H2SO4 के विलयन में डुबोकर बनाई गई सेल अनुत्क्रमणीय सेल कहलाती है। यानी जिंक इलेक्ट्रोड और तांबा यानी कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों को एक H2SO4 के विलयन में डुबो करके जब सेल तैयार करते हैं तो वो हमारा अनुत्क्रमणीय सेल कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल है, इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे ईंधन सेल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको हम देखते हैं। देखिए हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड्स या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए खास करके जो हमारा सिलेबस है वो यूपी बोर्ड का है। तो अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियो आपको एक एक लेक्चर के अलग अलग लेक्चर वाइज जो है आपको अलग अलग वीडियो जो है देखने को मिलेगा। यानी छोटा छोटा वीडियो होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, बहुत ज्यादा होगा तो 30 मिनट, ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको डेली वीडियो जो है हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईंधन सेल। देखिए अगर हम बात ईंधन सेल की करें, भाई फ्यूल सेल, ईंधन, आप जान रहे ईंधन, ईंधन का मतलब होता है को हम अगर जलाते हैं, जैसे आप जानते हैं घरों में जो खाना बनाए जाते हैं,
जो भी भोजन पकाया जाता है तो ईंधन के रूप में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब तो गैसें आती है, गैसों सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। तो गैस हमारा क्या है, एक प्रकार का ईंधन है, जिसे ईंधन को जला करके तब हम जो है भोजन को पकाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जब हम ईंधनों का उपयोग करें, किसका उपयोग करें, विभिन्न ईंधनों का उपयोग करें और ईंधन का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे सेल में हम जो है, ऐसे सेल को ईंधन सेल कहते हैं। यानी जिस सेल में हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न ईंधनों के द्वारा जो है, ईंधनों के दहन के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, उसे हम ईंधन सेल कहते हैं। अब आप जानते हैं, एक बात अच्छे से आपको पता होगा कि जो हमारा ईंधन होता है, ईंधन को हम जलाते हैं और जिससे हम जल को जो है गर्म करते हैं। भाई जो विद्युत ऊर्जा हमें उत्पन्न होती है, पहले जो है ईंधन को जलाते थे और वाटर जल को जो है भाप बनाते थे और भाप को ले जाकर के टरबाइन पे घुमाते थे और टरबाइन के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते थे। तो अब इस तरीके से विद्युत उत्पादन में लगभग इसकी जो दक्षता रहती थी वो 40% रहती थी। भाई टरबाइन द्वारा टरबाइन को घुमाकर जब हम विद्युत ऊर्जा बनाते थे तो उसमें भाई 100% ईंधन जलाते थे और 100% ईंधन जब हमारा जलता था तो वहां पर 40% हमें दक्षता जो है प्राप्त होती थी। यानी हमारी जो दक्षता होती थी, ऊर्जा मिलता था, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती थी, वो 40% तक प्राप्त होती थी। जो इसमें विद्युत उत्पादन जो है हम ईंधन को जला करके जल का भाप बना करके और जल के भाप को टरबाइन पर घुमा करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते थे। तो ये तो उसकी बात हो गई जिसकी दक्षता हमें मात्र जो है 40% प्राप्त होती थी। अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो ईंधन सेल की बात करने जा रहे हैं, इसमें आपको लगभग 70 से 75% जो है दक्षता प्राप्त होगी। भाई कहाँ 40% प्राप्त हो रही थी, कहाँ अब हम बात करेंगे जिसकी वो 70 से 75% जो है इसमें दक्षता मिलेगी। वो ईंधन सेल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ईंधन मान करके जो है बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखो अगर हम ईंधन सेल की बात करें तो देखो इसकी जो कार्यविधि होती है, ईंधन सेल की जो कार्यविधि होती है और उसमें प्रयुक्त ईंधन के आधार पर, यानी जो ईंधन सेल होता है उसके कार्यविधि और उस ईंधन के आधार पर ये कई प्रकार के ईंधन सेल होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ईंधन सेल प्रयुक्त किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाया जाता है, वो होता है H2O2 ईंधन सेल। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जो बना होता है वो उस वाले ईंधन सेल का जो है उपयोग किया गया है। तो अब ये H2O2 ईंधन सेल होता क्या है, देखो इस ईंधन सेल में जिन पदार्थों का उपयोग जो है इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण तथा अपचयन के लिए किया जाता है। भाई H2O2 ईंधन सेल में जिन पदार्थों का उपयोग इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण तथा अपचयन की प्रक्रिया में जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है उसे हम जो है बाहर जो है स्टोरेज रखते हैं, स्टोर करके रखा जाता नहीं है। जैसे मान लीजिए H2O2 ईंधन सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये H2O2 के अलग अलग जो है सिलेंडरों में या टैंकियों में जो है उसका उपयोग सिलेंडरों में भर करके अलग स्टोर किया जाता है। इस H2O2 के ईंधन सेल में जो है हाइड्रोजन का जो दहन होता है वो जल के रूप में होता है। H2O2 के ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन जो होता है वो जल के रूप में होता है। इस ईंधन सेल का उपयोग जो है अपोलो अंतरिक्ष यान में जो है किया गया था और इस अंतरिक्ष यान में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के रूप में प्रयुक्त किया गया था। और इसमें जो है जो भी जल बनते थे उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए किया गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो सबसे पहले आप ये जान लो, जो ईंधन सेल होते हैं तो इस ईंधन सेल अलग अलग ईंधन और उसके कार्य प्रणाली के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं और सबसे ज्यादा जो बढ़िया यानी प्रयुक्त किया गया ईंधन सेल है वो H2O2 ईंधन सेल माना गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? कौन सबसे बढ़िया है? H2O2 ईंधन सेल है। अब H2O2 ईंधन सेल में होता क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं होती है, भाई इलेक्ट्रोड होगा ही होगा, तो इलेक्ट्रोडों पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं होती हैं इनमें जो ईंधन प्रयुक्त होते हैं उनको बाहर जो है हम सिलेंडरों में स्टोर करते हैं।
यानी उसको हम जो है ईंधन को जो है गैसों को हम बाहर सिलेंडरों में स्टोर करते हैं। इतना काम तो करना है। इसका उपयोग कहाँ किया गया? जो इस ईंधन सेल का उपयोग जो है अपोलो अंतरिक्ष यान में सर्वप्रथम किया गया था, विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। साथ में जो जल बनता था उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए किया गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका है ईंधन सेल होता है इस तरीके से। देखो ये जो सेल है ये काम कैसे करता है कि इस सेल में H2 तथा O2 सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित करते हैं। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है भाई, इसमें जो है NaOH विलयन जो है भरा होता है, इसमें बुलबुलों के रूप में प्रवाहित किया जाता है। इसमें सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है, जिसमें हम भेज रहे हैं ये सरंध्र होता है, छिद्रयुक्त जो है कार्बन का जो है इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। एनोड के साथ उत्प्रेरक, यानी जो हमारा एनोड का कार्य करता है, एनोड के साथ हमारा जो उत्प्रेरक लगा होता है वो प्लेटिनम या पीडी चूर्ण का होता है। यानी जो हमारा उत्प्रेरक होता है या तो प्लेटिनम होता है या तो पीडी होता है, पोलेडियम या है पीटी होता है या पोलेडियम होता है, यह उत्प्रेरक जो है लगा हुआ होता है। तथा कार्बन जो है कैथोड के साथ, जो कार्बन कैथोड हमारा होता है, कैथोड का जो काम करता है, उनके साथ उत्प्रेरक के रूप में कोबाल्ट के साथ सिल्वर लगा होता है, साथ में या फिर प्लेटिनम जो है लगा होता है। यानी कैथोड एनोड, यानी एक सिरा कैथोड भाई, एक चेंबर जो है कैथोड का कार्य करता है, दूसरा चेंबर जो है एनोड का कार्य करता है। तो आप देख रहे हैं ये कैथोड और एनोड जो होते हैं ये सरंध्र होते हैं, इसमें उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त किए जाते हैं और ये सरंध्र होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है इसमें जो है भेजते हैं और NaOH जो है विलयन के रूप में भरा होता है, जिसमें बुलबुलों के रूप में भेजते हैं और आपस में एक्सचेंज होते हैं और जितना जल बनता है वो नीचे जो है इस बीच के रास्ते द्वारा जो है यहाँ जो है टपकता रहता है और इस जल का उपयोग जो है शुद्ध जल का उपयोग जो है पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ में यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राप्त होती है। तो इतनी बात समझ में आई होगी भाई। ऐसी कार्य प्रणाली में एक सिरे से हाइड्रोजन तथा दूसरे सिरे से ऑक्सीजन जो है हम इलेक्ट्रोडों पर भेजते हैं। जो सरंध्र होता है ये हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो NaOH विलयन में डूबे हुए होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा एनोड का कार्य करता है, एनोड इलेक्ट्रोड पर उत्प्रेरक भी लगे होते हैं। वो उत्प्रेरक चाहे प्लेटिनम का हो और चाहे पोलेडियम, इन दोनों में से कोई उत्प्रेरक लगा हुआ होता है। और जो कैथोड का कार्य करता है, कैथोड पे उत्प्रेरक हमारा जो कोबाल्ट प्रयुक्त करते हैं, कोबाल्ट के साथ या तो सिल्वर प्रयुक्त करते हैं या फिर जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त करते हैं और आपस में यह अभिक्रियाएं करते हैं और जो है हम जल का निर्माण करते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते रहेंगे, जल बनता रहेगा, तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी और जब आप ईंधन देना बंद कर देंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगी। इसका जो रिएक्शन होता है वो इस प्रकार अभिक्रियाएं करते हैं। सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, देखो जो सेल में अभिक्रिया होती है, सबसे पहले एनोड पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये OH नेगेटिव चार्ज से क्रिया करता है तो जो है H2O का निर्माण करते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर करते हैं। आप देख रहे हैं NaOH से हमें OH मिल जाएगा, 4OH नेगेटिव चार्ज, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन मिलकर के H2O बनाएंगे। और जो हमारा कैथोड पर होगा, कैथोड पर ये ऑक्सीजन जो है जल के साथ और साथ में ये इलेक्ट्रॉन, भाई जो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होगा और ये जो है OH नेगेटिव चार्ज बनाए। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई। सेल में जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, एनोड पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस हम प्रयुक्त करेंगे ये OH नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा और जल बनाएगा, जल के साथ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे और यही इलेक्ट्रॉन जो है H2O जल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कैथोड पर जो है OH नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो H2 और O2 आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है जब तक आप ईंधन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते रहोगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो ये तो था ईंधन सेल। तो ईंधन सेल ये हमारा है, इसकी कभी कभी दक्षता पूछा जाता है तो एग्जाम में तो जाने रहेगा। इसकी दक्षता है 70 से 75% होती है। यानी ईंधन सेल की दक्षता
लगभग 70 से 75% तक होती है। तो ये 70 से 75% होती है। वैज्ञानिक लोग प्रयासरत है कि 80 से 90% इसका दक्षता प्राप्त हो। तो ये तो था ईंधन सेल। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सभी वीडियो जो है उपलब्ध है, या जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।